जय उमा महेश। सखी एक्सपो 2021 में आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं, रूबरू का एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर। हमारे ऑडिटोरियम में रोज आप मिलते हैं एक ऐसी सशक्त महिला से जिसने अपने क्षेत्र की ऊंचाइयों को ना सिर्फ छुआ है बल्कि हमें भी प्रेरित किया है कि हम अपने किसी भी एरिया में जिसमें हमारा फोकस हो, जिसमें हमारी कला का निखार होता हो, उस एरिया को चुने और ना सिर्फ चुने बल्कि उसकी ऊंचाइयों को इस कदर छुएं कि कोई भी देखे तो उसे ये लगे कि हाँ, इन्होंने कुछ अचीव किया है। और हमारी ये अचीवमेंट्स तभी सामने आती हैं जब हम अपने एरिया के शीर्ष स्थल पर बैठी इन महिलाओं से मिलते हैं। ये महिलाएं जिन्हें हम रूबरू में रोज लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, ये महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया है बल्कि हमें प्रेरणा देती हैं कि कैसे हम लोग महिला सशक्तिकरण को समझें और महिला सशक्तिकरण को फॉलो करें। आज आपके सामने हम प्रस्तुत हैं लेकर शोभा जी इंदानी को। किसी भी पुरुष के या किसी भी व्यक्ति के दिल का रास्ता अक्सर कहा जाता है कि पेट से होकर जाता है, और इस रास्ते की राह दिखाती हैं हमें शोभा जी इंदानी। यदि कोई कहे कि खाना बनाना क्या बड़ी बात है, तो उन्हें मिलवाना चाहिए शोभा जी इंदानी से, जिन्होंने उस जमाने में कुकिंग को एज प्रोफेशन चुना जब अक्सर महिलाओं को बिजनेस में आना या प्रोफेशन में आना या काम करना बहुत बड़ी या विचित्र बात मानी जाती थी। ये एक्सेप्टेबल तभी होता था जब सामने वाले के घर में कोई तरह की क्राइसिस सिचुएशन हो, क्योंकि अगर जरूरत नहीं है तो काम करने की भी जरूरत क्या है। अक्सर बाहर जाने को इस तरह लिया जाता था कि घर के काम करने में हमें ध्यान लगाना चाहिए, ना कि बाहर निकलना चाहिए। पर उस जमाने में शोभा जी ने ना सिर्फ कुकिंग के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया बल्कि अपने आप को ऐसे ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश किया कि जहां महाराष्ट्र में अगर किसी बायोडेटा में शोभा इंदानी कुकिंग क्लासेस का जिक्र नहीं हो तो माना जाता था कि शायद ये बायोडेटा शादी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो आप समझिए कि बायोडेटा की रिक्वायरमेंट बन चुका शोभा इंदानी की वर्कशॉप्स कितनी बड़ी बात रही होगी, वो भी उस भले जमाने में। ना सिर्फ ये बल्कि अगर किसी भी फूड कंपनी को अपनी इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट करवाना हो तो शोभा जी से बड़ा ब्रांड कोई नहीं कि जो उनके इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट कर सके। मैंने ऐसे शॉपिंग फेस्टिवल्स या फूड फेस्टिवल्स या होटल्स के प्रमोशंस भी देखे हैं जहां शोभा जी इंदानी का ब्रांड नेम जुड़ा हुआ हो। अगर पूना या महाराष्ट्र के किसी भी एरिया में कोई भी 5 स्टार होटल का फूड फेस्टिवल हो तो शोभा इंदानी की रेसिपीज हैं, ये बताने में वो लोग फक्र महसूस करते हैं। तो आपको मैं और क्या बताऊं इस महिला के बारे में जिसकी एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बुक्स एक तरीके से दाइजे की पेटी की रिक्वायरमेंट है, बायोडेटा की एलिजिबिलिटी है, और तो और वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर है 4000 स्टूडेंट्स को एक साथ कुकिंग सिखाने का। जहां एक माँ को अपने 2 बच्चों को एक साथ कुकिंग सिखाना भारी पड़ता है, इन्होंने 4000 लोगों को एक साथ कुकिंग सिखाई है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी अपनी टीम से, सखी एक्सपो टीम से, कांचन जी राठी को, जो कांचन जी उनका इंटरव्यू आज करने वाली हैं। वर्चुअल इंटरव्यू में हम ये जानना चाहेंगे कि कांचन जी कैसे शोभा जी की लाइफ स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं, कैसे उनकी किचन की महक को हमारे सखी एक्सपो में लेकर आती हैं, हमारे ऑडिटोरियम को भी महकाती है। सामान तो बहुत था पर ये खाने की जो कमी थी, शायद शोभा जी इंदानी के किचन की महक से ये दूरी भी पूरी हो जाए। कांचन जी राठी भिवानी मंडी से हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज सेवा में बहुत बड़ा काम, बहुत सारा काम कर चुकी शोभा जी इंदानी के एज ग्रुप से हैं। और कांचन जी 3 बच्चों से ब्लेस्ड हैं और पोता पोती के साथ आज ये इंटरव्यू हमारे लिए करने वाली हैं शोभा जी इंदानी के साथ।
तो over to you, Kanchan ji. I'm sure you're going to bring the best. Over to you, Kanchan ji. गिरिजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे किचन क्वीन मानी जाती है उससे मिलाने का मौका दिया है। नमस्ते, आज आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किचन क्वीन मानी जाती है, मुझे तो आप में पूर्ण अन्नपूर्णा दिखती है। आज हम आपकी पाक यात्रा को जानना चाहेंगे, आपने इस सफर की शुरुआत कैसे की? कंचन जी, हमारी जिंदगी और किचन की रेसिपी बहुत एक समान है। कुछ चटपटी, कुछ तीखी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। मेरी भी पाक जर्नी कुछ ऐसे ही मसालेदार बनी हुई है। मेरी बिहार की जो फैमिली है वहां पे राजस्थानी टाइप का एकदम टिपिकल खाना बनाया जाता था और वही मैंने देखा था। और शादी के पहले मैं पढ़ाई कर रही थी और तुरंत शादी हो गई। रहने का मौका ज्यादा नहीं मिला था, अनुभव नहीं था, लेकिन देखा हुआ था। शादी के बाद परिवार के सभी सदस्यों को खाने पीने का बहुत शौक था। रोज नए नए व्यंजन की डिमांड होती थी। बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं तो भी कमी हो रही थी। और उसी समय एक होटल मैनेजमेंट के कोर्स की एडवर्टाइज पढ़ने के लिए मिली। तो वो कोर्स उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। आजकल जैसे शेफ को जो एक रिस्पेक्ट रहता है या एक उनका एक ऑरा रहता है, वैसे नहीं था। कोर्स की जानकारी ज्यादा नहीं थी, पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छे अच्छे व्यंजन सीखने का एक शौक था। तो उस शौक के मारे मैंने एडमिशन तो ले लिया। घर परिवार बच्चे इनके साथ में ये कोर्स करते करते काफी स्ट्रगल करना पड़ा और ये कोर्स मैंने पूरा किया। ये कोर्स की जानकारी कुछ लोगों को थी, तो उन्होंने एक महिला मंडल से एक प्रस्ताव आया कि आप क्यों ना हमारे लिए एक पाकशाला का एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं। मेरे में कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, लेकिन परिवार के लोगों का और मंडल के लोगों का सहयोग बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और उन्होंने प्रोत्साहित करने के कारण से मैंने वो कोर्स करने का निश्चय किया। काफी कोशिश करके मैंने अच्छे अच्छे रेसिपीज इसमें लाई। काफी प्रैक्टिस के बाद मैंने वो कोर्स वहां पे ऑर्गेनाइज किया। कोर्स में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने उसको बहुत सराहा और मेरा भी उत्साह बढ़ गया। ये कोर्स की सफलता देख के बाहर के और भी मंडलों ने कुछ बुलाना शुरू किया। वहां पे भी मैंने कोर्स किया, वो सफल होते गए और फिर बाहर गांव से भी लोगों ने बुलाना शुरू किया। तो बिना सोचे समझे कोई प्लान किया हुआ मेरी एक कुकिंग जर्नी शुरू हो गई बहुत स्मूथली, लेकिन सहयोग था आप जैसी महिलाओं का और मेरे परिवार का। आपने 35 साल पहले ये काम शुरू किया, तब महिलाएं बाहर जाने का चलन बहुत कम था। तो आपको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और आपने अपना काम बढ़ाने की क्या कोशिश करी? बिल्कुल सही है ये। मैंने आज से लगभग 35-38 साल पहले मेरा काम शुरू किया। उस समय समाज की जो एक धारणा महिलाओं के प्रति काम करने के प्रति इतनी प्रगल्भ नहीं थी। और महिलाओं को बाहर जाके काम करने की या पैसा कमाने की क्या जरूरत है, घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। और उस समय मैंने काम शुरू किया तो काम तो मुझे बहुत पसंद का था, काम तो करना था, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं मेरे काम के वक्त मैं मेरे परिवार को, बच्चों को दुर्लक्षित ना करूं। वरना अगर मेरे काम के साथ मैंने इस बात को कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उंगलियां मेरी ओर उठेगी। तो मैंने मेरे घर परिवार को संभालने के लिए थोड़ा अधिक श्रम लिया, अधिक फोकस किया और उसके साथ मेरा काम भी शुरू किया। और मैंने जो काम चुना था वो पाक कला का काम था। और आप तो जानते हैं कि मार्केट में रोज नए नए व्यंजन आते रहते हैं। अगर वो व्यंजन लोग जैसे चखते हैं वो सिखाने की डिमांड करते हैं। और आज के जैसा इंटरनेट या यूट्यूब या बुक्स का वहां पे जमाना नहीं था। तो जो भी लोगों को सिखाना है बाहर चखो, टेस्ट करो, उसके प्रयोग करो और उसकी रेसिपी तैयार करके लोगों तक लेके जाओ। तो भी एक दूसरा चैलेंज मेरे सामने था, घर को संभालना, अपने काम को संभालना और ये नया चैलेंज लेना। तो सब चैलेंज को लेके अधिक मेहनत के साथ करना पड़ा। उस समय बाहर काम करते हैं तो आपको घर में बहुत फैसिलिटी नहीं मिल सकती थी, लेकिन काम करना है तो मेहनत करना है, परिश्रम करना है, अपना एक्स्ट्रा टाइम इसमें डालना। ये काम मुझे आपने
नए नए व्यंजन बनाए, आपको किस चीज का अवसर मिला? मैंने व्यंजन बनाना शुरू किया, तब मैंने इस तरह से वो बनाए कि उसके इंग्रेडिएंट्स जब मैं लेती थी तो मैं एकदम अच्छे से परफेक्टली माप के लेती थी। रेसिपी लिखती थी तो उसको लिखते समय जैसे मैं बना रही हूँ और मेरे साथ कोई बना रहे उसको उसको समझे। और क्लासेस में इतनी बार सिखाती थी, पुणे में क्लासेस होते थे, पुणे के बाहर भी लोग क्लास करवाते थे, तो बार बार एक रेसिपी आप बनाते और सिखाते हो तो उसमें परफेक्शन आता जाता है। और ये परफेक्शन आने के बाद मैंने रेसिपी लिखी और वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही थी। लिखने का तरीका बहुत अच्छा था। उसके जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने जानबूझ के एकदम इजीली मिलने वाले रखे थे, तो लोग उसको बहुत पसंद करने लगे थे। तो रेसिपी काफी पॉपुलर हो रही थी, क्लासेस को बहुत अच्छी डिमांड हो रही थी। पुणे पुणे के बाहर भी बहुत क्लासेस हो रहे थे। और जो लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे, उनकी इच्छा थी कि उनको रेसिपी मिले तो अच्छा है, क्योंकि आपकी रेसिपी तो पढ़ के भी आ जाती है। तो ये सोच के साथ में मैंने किताबें लिखना शुरू किया। और किताबें लिखनी शुरू किया तो ऐसे मैंने अलग अलग टॉपिक के 10 किताबें लिखी, और जो बहुत काफी पॉपुलर रही। और आज तक वो किताबें मार्केट में हैं और लोग उसको बहुत सराहते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने काम में परिवार, मित्र, समाज का कैसा सहकार्य मिला? मैं ये काम कर रही थी उस समय, मैं एक संस्था के साथ जुड़ी थी पुणे के, जिनके हॉस्टल्स वगैरह है। उस हॉस्टल की संस्था की मैं एक सदस्य थी। वहां पे लड़कियों का हॉस्टल में लड़कियां बहुत थी, तो सदस्य होने के कारण से उनको कुछ सिखाती रहती थी, उनको कुकिंग की ट्रेनिंग देती थी। और उस समय वहां की जो लड़की शादी योग्य हो जाती थी और वहीं पे उसकी सगाई होके और शादी के समय वो अपने घर पे जाती थी। माओ को बड़ी चिंता थी कि अरे लड़के को जो उनकी शादी के बाद का बहुत इंपॉर्टेंट एक गुण है पाक कला का, उसको मैं देना ही रह गया। तो मेरी सहेली सुशीला जराठी और मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे कोर्स का प्लान करें कि जिसमें लड़के को एक छत के नीचे शॉर्ट टाइम में उनको सूप से सुपारी तक अच्छे अच्छे व्यंजन सिखा के उन्हें एक अच्छी गृहिणी बनाने के लिए हम सहायता करें। ये कोर्स हमने प्लान किया और लॉन्च किया। और हमारा हमें सपने में भी नहीं सोचा था इतना अच्छा प्रतिसाद उसको मिला। पुणे से, फिर महाराष्ट्र से, फिर महाराष्ट्र के बाहर से, और धीरे धीरे इंडिया के बाहर से लड़कियां इस कोर्स के लिए आने लगी। इतनी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और ये कोर्स सिर्फ हमने कुकिंग तक सीमित रखा था, लेकिन जब लड़कियां बाहर से आती थी तो उनकी रहने की व्यवस्था भी हमें कर रहे थे। कोर्स में और थोड़ा अच्छा उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ कला कौशल भी उसको जोड़ दिए। तो लोगों को ये कोर्स बहुत अच्छा लगने लगा। कोर्स को बहुत लड़कियां आती थी। कोर्स को जो पहले दिन लड़की आती थी उसके चेहरे पे बहुत मासूमियत रहती थी। उसके पेरेंट्स को छोड़ते समय वो बहुत दुखी रहती थी और उसके कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन जब वो कोर्स करके बाहर निकलती थी तो उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखने जैसा था। और वो जब बाहर निकलती थी तो हमें, मेरी सहयोगी महिला और हम हमारे साथ में, वो बिलक बिलक के रोती थी कि हमें नहीं जाना है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। बोलते हैं ना कि वो पेरेंट्स भी हमारे साथ इतने विश्वास से भेजते थे, तो उनका विश्वास हमें बहुत काम में आया। और ऐसे कहते हैं ना कि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके, एक पुरुष के पीछे महिला होती है, लेकिन मेरे पीछे मेरा परिवार, बेटे बेटे बहू और मेरे पति हमेशा एक भक्कम ऐसे बोलते हैं सपोर्ट बन के मेरे साथ रहे। और मैं ये काम करती तब मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं थी। हम लगभग 40-50 महिला मिलके ये काम करती थी और हम एक दूसरे का सपोर्ट बनती थी। अभी नाम सिर्फ शोभा इंदानी ब्रांड का था, लेकिन वो ब्रांड के पीछे इतनी सारी महिलाएं थी। और एक बात है कि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उसको दूसरी महिला पीछे खींचती है, लेकिन हम सब मिलके आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते हमने ये कोर्स को इतना सफल बनाया कि हमारे कोर्स का लड़कियों के बायोडाटा में नाम जाने लग गया। तो हमारे कोर्स की सफलता का परम बिंदु था। तो इसका आज भी मुझे बहुत बहुत गर्व है कि हम महिलाओं ने मिलकर ये काम किया है। आपके काम में के साथ कुछ मजेदार किस्सा हुआ है? हाँ, मजेदार तो किस्से बहुत होते थे। मैंने किताब में, मेरी किताबें बहुत पॉपुलर थी और किताब की रेसिपी बहुत लोग फॉलो करते थे।
एक थोड़ी मासूम सी एक लड़की ने वो किताब में छोले की रेसिपी पढ़ी और उसने सोचा कि मैं छोले बनाती हूँ। उसने कुकर में छोले पकाने वगैरह कुछ किया होगा मालूम नहीं, और उसको फोन आया मुझे कि आंटी मैंने छोले बनाए हैं लेकिन सीटी नहीं हो रही है। तो मैंने बोला तुमने क्या क्या किया, कैसे मेरे छोले नहीं पके? तो वो बोले कि मैंने किचन कुकर के नीचे पानी डाला है क्या? तो बोले नहीं डाला है, आपने आपकी किताब में लिखा ही नहीं पानी डालना है। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा कि अरे ये छोटी छोटी बातें हैं, डालनी चाहिए, लेकिन एक मजा भी आया कि ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा एक किस्सा ऐसे हुआ था कि मेरा सरनेम इंदानी है, बहुत लोग उसको इंदानी बोलते हैं, इंदानी बोलते हैं, लेकिन वो नी के कारण से मैं मेरे इसमें सिंधी होने का एक लोगों को वहम रहता है। और क्लास में आने वाली सभी लड़कियां मारवाड़ी, गुजराती, राजस्थानी फैमिली से आती थी। एक परिवार के एक बुजुर्ग लड़के के दादाजी ने फोन किया, आप तो सिंधी है, आप तो नॉनवेज सिखाते होंगे। मैं बोले नहीं मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं माहेश्वरी हूँ, मारवाड़ी हूँ। तो बोले नहीं नहीं आपका तो सरनेम ऐसे आप हो ही नहीं सकते, मुझे मारवाड़ी बोल के बताओ तो मैं आप जानू कि आप मारवाड़ी है। और मैंने जब उनसे 5 मिनट मारवाड़ी में बात की तब उनको तसल्ली है, और उसके बाद उन्होंने उसकी लड़के के साथ और 5 लड़कियों को मेरे क्लास में भेजा। मतलब आपके काम में लड़कों ने भी रुचि ली है और उन्होंने इच्छा दर्शाई कि हम भी आपका क्लास करना चाहते हैं। हाँ, लड़के भी बहुत डिमांड करते थे क्लास करने के लिए, लेकिन मैंने लड़कियों के लिए ऐसे इतना बड़ा कोर्स नहीं किया। लेकिन बाहर जाने वाले लड़के हैं, उनको बाहर अपना खाना बना, विदेश जाने वाले लड़कों के लिए ऐसे माइक्रो कुकिंग या छोटे छोटे अपने पेट भरने के लिए स्नैक्स या ऐसे कुछ चीजें बनाने का ट्रेनिंग दिया हुआ है। और एक बार इंदौर में मैंने एक पुरुषों के लिए क्लास लिया था कि कभी घर की महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप भी खाना बना सकते हैं। तो वो भी एक बहुत मजेदार मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है। आगे आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या महिला सशक्तिकरण के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? हर महिला घर सशक्तिकरण में तो की बहुत भाषा आप क्या कुशलतापूर्वक काम करती है, तो लेकिन उसके पास अपने काम के व्यतिरिक्त तो थोड़ा सा समय बचता है, तो वो बचे हुए समय में वो अपना काम भी कुछ कर सकती है। और काम करने के लिए उन्हें बहुत एजुकेशन की या बहुत लागत की जरूरत है, ऐसे जरूरी नहीं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अभी मैंने भी काम किया है, मैं तो एक पाक कला से शुरुआत की जो बहुत ही सर्वसाधारण काम है, लेकिन उसको मैंने आज यहाँ तक लेके आई कि आज आपके सामने बैठ के मैं आज आपने मुझे इनवाइट किया है। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। हर महिला के अंदर एक सुप्त गुण रहता है, अगर उसने उस गुण को पहचान लिया और अपनी क्षमता को जान लिया तो कोई भी काम कर सकती। थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी लगन से काम किए, काम के लिए कोई उम्र नहीं रहती है। आप थोड़ा आपका घर गृहस्थी से थोड़ी फुर्सत मिल जाती है, उस समय भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो काम ये आपको एक विश्वास दिलाता है। जैसे कुछ महिलाएं काम करके अपने घर परिवार को संपन्न करती है, अब जैसी गिरिजा जैसी महिलाएं समाज को संपन्न कर रही है सामाजिक काम करके। कुछ लोग अपने कला कौशल से खुद को संपन्न करती है। तो काम थोड़ा अपना एक अस्तित्व दिखाने के लिए हमें बाहर निकल के कुछ काम करना ये बहुत जरूरी है। तो वो सबने करना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि आप पैसे कमाओ या बहुत बड़ा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन आज के पीढ़ी में बहुत उनको अभी बहुत फैसिलिटी मिल रही है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे से उनको आगे बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अभी स्पर्धात्मक युग है, तो उन्हें स्पर्धा को बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। तो अपने काम के प्रति लगन और इच्छा से काम करो। और जब हम महिलाएं काम करती है तो बहुत बार घर परिवार को दुर्लक्षित होना नहीं दे, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि घर परिवार को बांध के रखने के लिए महिला ही एक बहुत बड़ा साधन है। जो अगर महिला ने घर परिवार को बांध के रखा तो जो हम सोचते हैं आज की पीढ़ी में जो आ रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए महिलाओं को सशक्त होके घर परिवार को संभालना है और अपना भी अस्तित्व दिखाना है। बहुत बढ़िया शोभा जी, बहुत और बहुत अच्छा लगा। आज अखिल भारतीय महिला संगठन ने सखी एक्सपो द्वारा
समाज की बहुत सारी होनहार महिलाओं को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और उनके प्रगति के मार्गों को विस्तृत कर दिया है। कोई भी महिला जब काम करती है और उसको यश मिलता है तो उसका उत्साह बढ़ता है, और आपने महिलाओं को यश के सीढ़ी चढ़ने का मार्ग दिखाया है। तो आपका ये कार्य बहुत तारीफे काबिल है। आपने मुझे इस मंच पे बुला के जो सम्मान दिया है और आपने मुझे इस एक्सपो का एक हिस्सा बनाया है, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके इस एक्सपो को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। आप ऐसा ही काम समाज के लिए करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। भोजन बनाना नहीं समझे साधारण काम, स्वाद से स्वादिष्ट बनाने का है ये पूरा मुकाम। निपुण बनना अहम हिस्सा है ये पाक कला, खुश रहते हैं इसे खाकर पुरुष और महिला। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। इतना सुना है आपके लिए, आपकी कोई चीज खाने का मन ललायित रहता है कि तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा लजीज व्यंजन बनाए जो आपको बहुत पसंद है, तो आप प्लीज ये शेयर कीजिए और बताइए कि आपने क्या अच्छा चीज। वैसे तो आप सब चीज अच्छा बनाती हैं, लेकिन कंचन जी, मैं जब कहीं पे भी जाती हूँ तो लोगों को मेरी रेसिपी चखने में और देखने में बहुत मजा आता है, तो वो तो मेरा काम है और मुझे भी बहुत मजा आएगा। तो जरूर मैं आपके साथ आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊंगी और आपको टेस्ट करवाऊंगी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। गर्मी बहुत बढ़ रही है और सबको ठंडा ठंडे ड्रिंक्स पीने की बहुत इच्छा होती है। ड्रिंक ठंडा भी हो और हेल्दी भी हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने कीवी कुकुम्बर कूलर बनाने जा रही हूँ। तो चलो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसके लिए हमें चाहिए कीवी। ये एक कीवी मैंने छिल के कट करके लिए है। ये कुकुम्बर यानी ककड़ी है, उसको भी छिल के लिया है। इसके साथ में फ्लेवर के लिए मैंने बेसिल के पत्ते लिए हैं। बेसिल नहीं है तो तुलसी भी ले सकते हैं, पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं, नींबू है और चीनी है। तो अभी हम, और ये है कोई भी एडिटेड लेमन फ्लेवर करने के लेना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने मिक्सर जार लिया है। इसमें हम डालेंगे ये ककड़ी के पीसेस, उसमें डालेंगे ये कीवी, उसी के साथ इसमें बेसिल के पत्ते या पुदीने के पत्ते, और तुलसी ले रहे तो थोड़ा सा कम डालिए। इसको थोड़ा मीठा करने के लिए शुगर डाला है, और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे ताकि एक बहुत अच्छा लेमन का फ्रेश फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसको क्रश करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सर को और इसको हम चर्न कर लेंगे। तो पीछे मिक्सी चलाने के लिए मैं ये लेके जाती हूँ। ये हमारा कुकुम्बर का मिक्सचर जो है वो चर्न होके तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। पहले एक 2-4 आइस क्यूब्स डालेंगे ग्लास में, सर्विंग ग्लास में। अपनी पसंद से आइस क्यूब्स डालना है। अभी हमारा कीवी कुकुम्बर का जो चर्न किया हुआ मिक्सचर है वो डालेंगे। इसको और टेस्टी और थोड़ा सा रिफ्रेशिंग बनाने के लिए उसमें ये एडिटेड लेमन ड्रिंक डालेंगे। थोड़ा सा इसका फीस कम करने के लिए थोड़ा सा इसको चर्न कर लेंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर से लेमन ड्रिंक, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं या ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको सजाने के लिए ऐसे कीवी कुकुम्बर से एक स्टिक तैयार की है और इसके अंदर रख के इसको हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारा कीवी कुकुम्बर कूलर सर्विंग के लिए रेडी हो गया है। इसको इमीडिएट सर्व करना है। आशा है आपको ये कूलर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। कीवी, कुकुम्बर और बेसिल, ये तीनों चीज़ें ठंडी तासीर वाली है, तो गर्मी के दिनों में ये आपको टेस्टी भी लगेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा ये ड्रिंक तैयार हो गया है।
अभी हम एक स्नैक्स डिश बनाएंगे, लेकिन वो भी बहुत इनोवेटिव है। यह है खिचड़ी और कड़ी सरप्राइज। अभी खिचड़ी और कड़ी सरप्राइज देखने से आपको पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है। हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, लेकिन खिचड़ी बहुत घरों में बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, वो खाने का थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी खिचड़ी और कड़ी को हम एक ट्विस्ट लेके एक डिश बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं खिचड़ी और कड़ी सरप्राइज के लिए कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सकते हैं। ये हमने यहाँ पे खिचड़ी बना के लिया है। इसमें मूंग की दाल और चावल, पाव कप मूंग की दाल है तो आधा कप चावल लिए, और उसमें गाजर, मटर और आलू ये डाल के और थोड़ी हल्दी हिंग डाल के ऐसे ये खिचड़ी को कुक करके रखा है। नॉर्मल खिचड़ी कुक करते हैं वैसे। अभी आपको इसमें मसाले डालने हैं तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मसाले नहीं डाले तो ऊपर से तड़का कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये मूंग की दाल, चावल, गाजर, आलू और मटर ये डाल के मैंने खिचड़ी को एकदम सॉफ्ट पका के लिया है। ये पकी हुई लेफ्ट ओवर खिचड़ी भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें टेस्ट देना है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, इसमें डालेंगे पिसी हुई हरी मिर्ची और अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंडी के साथ में डाला है मैंने। इसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। पहले हल्दी डाली हुई, लेकिन थोड़ी सी और हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर। रेगुलर जो मसाले हम खिचड़ी में डालते हैं वही डाले हैं। स्वाद के हिसाब से नमक, हमने खिचड़ी कुक करते वक्त सब हल्दी और हींग डाला था, उसके हिसाब से नमक, थोड़ी सी चीनी, ये सब डाल के और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। खिचड़ी बची है तो भी इसमें से बना सकते हैं। तो खिचड़ी को एक बहुत अच्छा अलग ट्विस्ट हमने दिया है। नॉर्मली खिचड़ी में हम सभी ये चीज़ें डाल के कुक कर लेते हैं, लेकिन खिचड़ी पसंद नहीं किया जाता है। बहुत लोग पसंद भी करते हैं इवनिंग के खाने के लिए, रात के खाने के लिए। अब इसको मैंने बेसन डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा ऐसे टाइटनेस आ जाए। आप इसमें पोहे भी डाल सकते हैं। अभी हमारा खिचड़ी का मिक्सचर इस तरह से हो गया है। खिचड़ी में पानी का रेशियो जैसे रहेगा उस हिसाब से ये बेसन डाला है। आप इसमें रोस्टेड और फुटाने की दाल रहती है, ग्राम जो रहते हैं, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके कबाब बनाने हैं तो हम इसके इस तरह से छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। एक कबाब बनाते समय हम इसमें एक चीज क्यूब डाल देंगे। थोड़ा एक अच्छा टेस्ट देने के लिए या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें चीज क्यूब डाला है। इसको इस प्लेट में रख देंगे। उसी तरह से और एक कबाब बना लेंगे। एक छोटा सा चीज क्यूब इसमें डाल दिया। आप चीज नहीं डालना चाहते, पनीर भी डाल सकते हैं, या अगर चीज पनीर नहीं पसंद करते हैं तो उसके बिना भी आप एक कबाब बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 2 कबाब यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लेंगे। बाकी के कबाब मैं बाद में बनाऊंगी। और ये बेसन में कबाब जो है इन्हें थोड़ा सा हम रोल कर देंगे। थोड़ा सा फ्लैट टिक्की जैसा उसको बना देंगे। और अभी इस कबाब को हमें बाद में सेकना है। एक खिचड़ी के कबाब हमने बना लिया है। अभी इसके साथ हमें कढ़ी बनानी है।
ये कढ़ी थोड़ी सी अलग स्टाइल से बनेगी, गुजराती स्टाइल से कढ़ी बनेगी। लेकिन ये कढ़ी बनाने के लिए इसमें हम लेंगे आधा कप दही। थोड़ा सा खट्टा दही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसको थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 1 टेबलस्पून मलाई या क्रीम इसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अभी कढ़ी बोलेंगे इसमें थोड़ा सा बेसन तो जरूर जाएगा, लेकिन नॉर्मल कढ़ी से इसमें थोड़ा सा बेसन का प्रमाण हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी थिक ऐसे कढ़ी बनानी है। इसमें मैंने बेसन डाला है, अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी, इसमें पाव कप पानी डाल देंगे। बाकी इसमें मसालों में हल्का सा हल्दी डालेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक, और थोड़ी सी कढ़ी मीठी करनी है तो उसमें हम थोड़ा चीनी का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। हल्का सा चीनी का प्रमाण इसमें ज़्यादा रखा है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा कढ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी हम यहाँ पे कबाब को सेकने के लिए ले लेंगे। अभी हम कबाब को भी सेक लेंगे और कढ़ी भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ी के लिए और कबाब के लिए पैन रखा है। कबाब हम घी में सेकेंगे तो पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे। उसके ऊपर कबाब रख के उनको धीमी आंच पे दोनों तरफ से सेक लेंगे। अभी दूसरी तरफ हम कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे घी गरम करने के लिए डालेंगे 1 चम्मच। घी गरम होने के बाद उसमें राई का तड़का, यहाँ पे मैंने इलायची, मेथी दाना और लौंग लिए हैं। 3 इलायची लिए हैं, 7-8 मेथी के दाने और 2 लौंग लिए हैं। उसी के साथ ये बोर मिर्ची, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये सभी रोस्ट होने के बाद इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया की डंडियों के साथ कटा हुआ हरा धनिया, इसको सबको भून लेंगे। अभी जो हमने कढ़ी का मिश्रण बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। कढ़ी को हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। एकदम सॉसी कंसिस्टेंसी देना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए उबाल लेंगे। कढ़ी नॉर्मली हम पतली बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कढ़ी को थोड़ा सा थिक रखा है। साइड में हमारे कबाब भी सेके जा रहे हैं, उनको एक बार पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा इसे गोल्डन कलर इसमें आया है। कढ़ी थोड़ी थिक लग रही है, इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। पहले पानी ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि हमें इसको पतला नहीं करना है, तो इसके लिए अभी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। ये हमारी कढ़ी अच्छे से तैयार हो गई है, लेकिन आपको कढ़ी का टेक्सचर काफ़ी थिक लग रहा है। ये जानबूझ के ऐसे थिक बनाया है कढ़ी को।
थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, हल्का सा। यहाँ पे हमारे कबाब भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसको और थोड़ा सा 1-2 मिनट सेकने देंगे। तब तक हमारी ये जो कढ़ी है इसको हम छान लेंगे। ये जो हमने कढ़ी बनाई थी उसको एक छन्नी में डाल देंगे, ताकि कढ़ी के जो अंदर हमने मसाले डाले थे या जो रेशे है वो सभी अच्छे से निकल के कढ़ी हमारी स्मूथ टेक्सचर की बन जाएगी। उसको एक सॉस जैसा एक टेक्सचर आ जाएगा। कढ़ी के पूरे फ्लेवर इसमें है। पूरे फ्लेवर उतरने के बाद ये कढ़ी में जो मसाले रहे थे उसको निकाल के हमारी कढ़ी इस तरह से तैयार हो गई है। अभी हमें इस कढ़ी कबाब को सर्व करना है, खिचड़ी कढ़ी कबाब को। हमारे कबाब भी बन के तैयार है और हमारी कढ़ी भी बन के तैयार है। सर्विंग के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है। हमने जो कढ़ी बनाई है उस प्लेट में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा उसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। हमने जो कबाब बनाए हैं इसको प्लेट में रख दिया है। अब इसको सर्व करना है। कबाब के ऊपर से थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सेव इसके ऊपर डालेंगे और इसके साथ चटनी हमें देना है। तो ये ग्रीन चटनी जो हम हमेशा बनाते हैं वो ग्रीन चटनी इसके ऊपर से हम इस तरह से। खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जब तक वो अच्छे से सर्व नहीं होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसको सर्विंग स्टाइल भी बहुत यूनिक होना चाहिए। इस तरह से चटनी रख दी है, ग्रीन चटनी। ये हमारे पास इमली की चटनी है, उसको भी इस तरह से। तो ये हमारे खिचड़ी कढ़ी के कबाब, खिचड़ी कढ़ी सरप्राइज ये डिश सर्विंग के लिए तैयार है। अंदर जो चीज़ है वो कबाब सिकता है तब मेल्ट हो जाता है और इसको इस तरह से खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो एक सर्वसाधारण सी खिचड़ी को हमने एक अलग रूप से प्रेजेंट किया है। तो ज़रूर घर में ना खाने वाले खिचड़ी कढ़ी को भी इस तरह के इस फॉर्म में आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। हमने एक ठंडा ड्रिंक भी बना लिया, एक बहुत अच्छा स्नैक्स डिश भी बना ली है जो आप चाट की तरह एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन डेजर्ट के सिवाय हमारा कोई भी खाना इनकम्प्लीट होता है। तो चलो आज हम एक डेजर्ट बनाते हैं जिसका नाम है चॉकलेट क्रेप। तो ये क्रेप कैसे बनाना है वो देखते हैं और इसका फिलिंग कैसे डालना है वो देख लेते हैं। क्रेप बनाने के लिए हमें पहले एक मिक्सी जार लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है जो मैं मिक्सी की जार में डालेंगे। उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है।
2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर नहीं है तो ये घोल बनाने के लिए हम मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे 1 टेबलस्पून, पाव टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें 1 चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालना है। और अभी इसको सबको मिलाने के बाद इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अभी ये जो मिक्सचर है इसको हम मिक्सर जार को अच्छे से इस मिश्रण को हम चर्न करके स्मूथ ऐसे बना लेंगे। तो इसको हम चर्न करके एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी इसके अंदर फिलिंग के लिए हमें गनाश बनाना है, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट लिया है अंदाज से 75 ग्राम। उसमें 2 टेबलस्पून हम फ्रेश क्रीम डालेंगे या दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसके लिए क्रीम डालेंगे। और इस मिश्रण को हम 1 मिनट माइक्रोवेव करेंगे, तो चॉकलेट मेल्ट होके क्रीम के साथ जब वो मिक्स होगा तो इसका गनाश बन जाएगा। तो इसको मैं माइक्रो में 1 मिनट करने के लिए रख देती हूँ। ये हमारा गनाश बनाने के लिए चॉकलेट और क्रीम ये दोनों को मिला के मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। अभी हमने जो ये मिश्रण बनाया था वो हमारा इस तरह से मिक्सर में चर्न होके अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें हम 1 टीस्पून मेल्टेड बटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चर्न करते वक्त भी डाल सकते हैं या बाद में भी इसको मिला सकते हैं। अभी ये जो हमारा क्रेप का मिश्रण तैयार हो गया है, इसको हमें थोड़ा सा इसमें से 1/4 मिश्रण को हमें चॉकलेट का फ्लेवर देना है, तो मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। ये पूरा इसमें मेल्टेड बटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस बाउल में मैं 2 टीस्पून कोको पाउडर ले लेती हूँ। ये जो हमने क्रेप का मिश्रण बनाया था उसमें से 1/4 मिश्रण मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो हमारा चॉकलेट क्रेप का मिश्रण तैयार हो गया है। मैं एक तरफ हमारा पैन भी गरम करने रख देती हूँ और ये हमारा जो क्रेप का मिश्रण है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि कोको पाउडर से इसको थोड़ा थिकनेस आ गया है। ये मेरे पास ऐसे एक सॉस की बोतल है, इस बोतल में मैं ये चॉकलेट क्रेप का मिश्रण जो है इसको इस तरह से पोर कर दूंगी। और इसको ये नोजल वाला जो बोतल है इसका ढक्कन लगा देंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसके हमें पैनकेक बनाना है। यहाँ पे मैंने पैन को गरम करने के लिए रखा है। हल्का सा ये पैन गरम होने के बाद उसको थोड़ा सा बटर लगा के
थोड़ा सा टिश्यू से ऐसे पोंछ लेंगे। ये जो हमने चॉकलेट पैनकेक का मिश्रण बनाया था, गैस लो रखना है और इसके ऊपर से इसको हमें इस तरह से एक डिज़ाइन बनाना है। आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह का एक अभी तुरंत सीख जाता है। सीखने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अभी हमने जो ये दूसरा पैनकेक का मिश्रण बनाया था, व्हाइट कलर का पैनकेक का मिश्रण है, उसको हम इसके ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से पोर कर देंगे और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ये जो बटर है इसको थोड़ा सा साइड से इस तरह से डाल देंगे पैनकेक सेकने के लिए। ये हमारा क्रेप या पैनकेक ये एक तरफ से सिक गया है। अब इसको हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसके ऊपर एक डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से और एक पैनकेक बना लेते हैं। ये चॉकलेट का मिश्रण जो है पैनकेक का या क्रेप का, हल्का सा इसको सिक जाने देना है। अगर ये सिका नहीं और उसके पहले आपने दूसरा मिश्रण डाल दिया तो ये पैनकेक का मिश्रण दोनों मिक्स होके जो आपको डिजाइन चाहिए वैसे नहीं बनेगा। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके बीच में हम ये जो व्हाइट कलर का पैनकेक का बैटर है वो इसको इसके ऊपर डाल देंगे और पैन को थोड़ा सा घुमाते हुए इस तरह से इसको स्प्रेड करेंगे। बाजू से थोड़ा सा बटर डालना है, हल्का सा। अगर मैदा नहीं चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे से भी ये पैनकेक बना सकते हैं। ये जैसे कुक होता है पैन में ऐसे हिलने लग जाता है। आप देख सकते हैं पैनकेक नीचे से सिक गया है। इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये हमारा पैनकेक तैयार हो गया है। अभी बारी है इसको सर्व करने की। हमने चॉकलेट और क्रीम को माइक्रोवेव किया था, उसका इस तरह से पेस्ट बन गया है। इसको हम गनाश बोलते हैं। इस तरह का ये पेस्ट तैयार हो गया है। अभी हमें ये पैनकेक को सर्व करना है तो इसको हम ऐसे प्लेट में ले लेंगे
उसके ऊपर से ये जो गनाश हमने बनाया है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हाफ पोर्शन पे स्प्रेड करना है। उसके ऊपर आम के स्लाइसेस, और एक क्रेप को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसको सर्व करना है तो हमने इस तरह से एक प्लेट सजाई है और उसके ऊपर ये हमारा जो क्रेप हमने बनाया है, इस गर्मा गर्म क्रेप को इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे। ये हमने मैंगो क्रश लिया है, इसको ये क्रेप के ऊपर ऐसे डाइजल कर देंगे। थोड़ा सा चॉकलेट गनाश कोन में डाला है। तो इस तरह से हमारा ये चोको मैंगो क्रेप या पैनकेक सर्विंग के लिए तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। आप चाहो तो इसके साथ एक आधा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेट सॉस भी सर्व कर सकते हैं। तो आज हमने 3 डिशेज बनाई हैं। एक हमने ड्रिंक बनाया था। गिरिजा जी, अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद कांचन जी, मुझे एक बार फिर से स्टेज पर बुलाने के लिए। शोभा जी, क्या कहूं, आप एक्चुअली शोभा हैं हमारे समाज की। कैसी शोभा कि जो हर महिला के किचन की शोभा है, हर महिला की जीवन की एक रेसिपी होती है, जिसका कहा जाता है कि हर जीवन की खुशी का रिश्ता उनके पेट से होकर जाता है और उस पेट तक के रिश्ते को निभाने में मदद करती हैं आप हमारी। आपकी बुक्स, जैसा आपने भी बताया, हर महिला को या हर नवयुवती को उनकी दहेज में या दायजा में, मुझे लगता है साड़ियों के साथ आपकी बुक्स का सेट जरूर मिलता है। मेरे पास भी है और मैंने बहुत फॉलो की है। थैंक यू सो मच। आपने आज हम लोगों को ना सिर्फ अपनी पाक कला का नमूना दिखाया, आपने ना सिर्फ हमें अपनी रेसिपीज शेयर की, और हम जरूर इन रेसिपीज को ट्राई करने वाले हैं जो आज आपने हमें दिखाई। और हमारे साथ साथ सखी एक्सपो में आई, आज सभी बहनें इस रेसिपी का जरूर फायदा उठाएंगी, जो 2-3 रेसिपीज आपने हमारे साथ शेयर की हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब एक्सपो से निकलें तो कुछ ना कुछ शॉपिंग कर हमारे जो स्टॉल ओनर्स हैं उनका मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर शोभा जी इंदानी जैसा बड़ा नाम हमारे एक्सपो की परचेज बिल में या सेल बिल में रहेगा। तो आज आपसे आग्रह है कि आप जरूर हमारे एक्सपो को विजिट करें, थोड़ी सी शॉपिंग भी करें और हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। जिस तरह आपने हमें रेसिपीज देके मनोबल बढ़ाया है, आई एम वेरी श्योर कि हमारी बाकी बहनें भी जिन्होंने एक्सपो को ज्वाइन किया है, वो इन रेसिपीज को देखकर आपके पास जरूर आने वाली हैं आपसे और टिप्स लेने के लिए। और आपके टिप्स हमें इसी तरह फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे और अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन इसी तरह आपसे लाभान्वित होते रहेगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रूबरू में एक और नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। थैंक यू शोभा आंटी, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग।